गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप वीडियो देख रहे हैं और उनके नोट्स भी बना रहे हैं। तीसरे चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा रहेगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। आप बीजांड की संरचना दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हो। बीजांड की संरचना की जो बात करते हैं मैंने आपको एक बार क्लास में भी बताई थी। तो पराग नलिका जब बन जाती है उसके बाद में बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी, इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से ये बीजांड में प्रवेश करती है। सबसे पहले बात करते हैं बीजांड है क्या। तो देखिए इस प्रकार से ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है और ये अंडाशय हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार की संरचना हो गई, ठीक है। ये वर्तिकाग्र होता है, पता है आप लोगों को, ये वर्तिका हो गई, ठीक है। ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर आपको पता है बीजांड का निर्माण जो है वो होता है। इस प्रकार से एक संरचना बनती है। इस प्रकार से बीजांड की संरचना होती है, ठीक है। ये भ्रूण जो कोश है वो होता है, इसके अंदर 3 कोशिकाएं नीचे की और 3 ऊपर की ओर होती है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, बीजांड की संरचना आप दूसरे चैप्टर में पढ़ सकते हो। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये बीजांड का अध्यावरण होता है। क्या होता है? अध्यावरण। इसको बोला जाता है अध्यावरण, ठीक है। बाह्य और अंतः दोनों होते हैं। ये जो भाग होता है यहाँ पे एक छिद्र भी होता है, बीजांड द्वार बोलते हैं इसको, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। इसके विपरीत वाला भाग, ये जो भाग है ये निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग। इस प्रकार से संरचना होती है। पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश, प्रोगेमी। इंग्लिश में इसको प्रोगेमी भी आप याद रखना, प्रोगेमी। बीजांड द्वार जो है उससे जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश बोलते हैं। अधिकांश जो पादप हैं उनके अंदर यही कंडीशन रहती है, पराग नलिका के प्रवेश की, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की यही प्रोसेस है वो रहती है। यहाँ परागकण था, अंकुरित हुआ, पराग नलिका बनी, वर्तिका से होती हुई, इस प्रकार साइड से होती हुई और इस बीजांड द्वार से इसमें प्रवेश कर जाएगी। ऐसे प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। दूसरा है निभागी प्रवेश। चलाजोगेमी के अंदर अगर हम बात करें तो निभागी द्वार द्वारा ठीक है। ये एक बीजांड मैंने और बना लिया, ठीक है। ये इसकी 3 ऊपर की तरफ कोशिकाएं 3 और एक बीच में, इस प्रकार से ये बन गया। तो इसके निभाग वाला भाग ये है, जब पराग नलिका है वो इस निभाग वाले भाग से बीजांड में प्रवेश करेगी तब उसे क्या बोलेंगे? निभागी प्रवेश बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल केजुराइना, जुगलेंस एंड बिटुला, आप इसके उदाहरण जो है वो दे सकते हो। तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश, मेसोगेमी। अध्यावरणी प्रवेश मतलब मेसोगेमी। इस बार ये मान लीजिए है, इस बार पराग नलिका आ रही है और अध्यावरण को भेदती हुई, किसको भेदती हुई? अध्यावरण को भेदती हुई इस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो ये हमने 3 प्रकार पढ़े पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के। इसके बाद आगे देखिए भ्रूणकोश में प्रवेश, अर्थात एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियोसेक, इन द एम्ब्रियोसेक की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, पराग नलिका बीजांड में तो प्रवेश कर जाती है। बीजांड के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है जो बीजांड काय द्वारा घिरी रहती है। इसके निभाग की और 3 कोशिकाएं होती हैं। आप बीजांड की संरचना में पढ़ सकते हो। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है, 2 केंद्र को युक्त, ठीक है। निभाग की और जो कोशिका, ये मान लीजिए निभाग है, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं।
ये केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। ये 3 कोशिकाएं हैं बीजांड द्वार की तरफ, बीच वाली को बोलते हैं अंड कोशिका, बीच वाली को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, और 2 साइड में हैं इनको बोला जाता है सहायक कोशिका। क्या बोला जाता है, सहायक कोशिका। तो बात करते हैं एंट्री कैसे होती है। निम्न एक मार्ग से बीजांड द्वार वाले छोर से ही हमेशा ही होगी, तो हमेशा ही बीजांड द्वार वाला जो भाग है यहाँ से, ये जो छोर है इससे ही जो है परागनली है वो प्रवेश करेगी। कैसे करेगी, देखिए निम्न मार्ग है इसके, अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका है, इनके मध्य से, अगर इनके मध्य से प्रवेश करती है परागनली तो उसे अंड कोशिका तथा एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश बोलेंगे। दूसरा है भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका से। भ्रूण कोश की भित्ति, देखिए भ्रूण कोश की भित्ति की बात करते हैं तो ये बन गया, ये इधर बन गया, ये 3 कोशिकाएं हो गई। सहायक कोशिका, देखिए भ्रूण कोश की भित्ति, भित्ति ये हो गई, वह सहायक कोशिका के मध्य से, तो यहाँ से इस प्रकार से अगर प्रवेश करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका से प्रवेश बोलेंगे। एक सहायक कोशिका से, कोई सी भी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए अगर प्रवेश करती है बीच में से, जैसे देखें ये 2 साइड वाली सहायक कोशिकाएं हैं, इनमें से या तो उसको या इसको बीच में से भेदती हुई या फिर इसको, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं परागनलिका का भ्रूण कोश जो होता है उसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करने के, ये 3 जो है मुख्य बात होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये प्रवेश जो है होता कैसे है, किस प्रकार से ये इसको भेदती है फिर आगे जाती है। देखिए भ्रूण कोश है, ये सहायक कोशिका और बीच में अंड कोशिका, ये बीच में केंद्रीय कोशिका और ये निभाग की प्रतिमुखी कोशिका है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ही परागनलिका है वो प्रवेश जो करती है दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से करती है, इसके अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश होने के बाद में जो अन्य भाग है सहायक कोशिकाएं जो है वो अपाशित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अपाशित हो जाती हैं और परागनलिका जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। परागनलिका जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश जैसे ही होता है तो ये परागनलिका भी अपाशित होगी और 2 नर युग्मकों को त्याग देती है। कितने नर युग्मकों को, 2 नर युग्मकों को इस जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य है इसमें त्याग देती है। त्यागने के बाद क्या होगा, जो दोनों नर युग्मक हैं इनमें से एक नर युग्मक जो है वो तो आसानी से गति करके इस अंड कोशिका की तरफ जाएगा, आसानी से गति करके किस ओर जाएगा, अंड कोशिका की ओर चला जाएगा। दूसरा जो है ये अमीबीय गति द्वारा इस द्वितीयक केंद्रक वाली जो कोशिका है इसकी तरफ जाएगा। इसके बाद में जो क्रिया होंगी उनकी बात अभी हम करने वाले हैं। तो ये परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश था, दोनों केंद्रक मुक्त कर दिए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, एक अंड कोशिका की तरफ जाता है, एक द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका की तरफ जाता है। अब आगे का जो टॉपिक रहेगा द्विनिषेचन एवं अंतरिक्ष संलयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है आपके आगे भी, कॉलेज के अंदर भी। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। देखो द्विनिषेचन क्या होता है, अंतरिक्ष संलयन क्या होता है। सबसे पहले इसकी स्टडी की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। द्विनिषेचन की जो सर्वप्रथम अध्ययन था, एक वैज्ञानिक थे नावासची। क्या, कौन से वैज्ञानिक थे, नावासची। और नावासची ने 1898 में 2 पादप थे, फिटिलेरिया और लीलियम। फिटिलेरिया और लीलियम के नामक पौधों के अंदर इन्होंने इस द्विनिषेचन की जो है खोज की थी, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। जबकि निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्जन ने 1884 के अंदर जो लीलियम पादप है उसके अंदर की थी। तो आपको याद ये रहना चाहिए।
देखिए ये होते क्या है, जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर दोनों नर युग्मक आ जाते हैं, उसके बाद में एक नर युग्मक जो है वह अंड कोशिका से मिलेगा, अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिलेगा। एज जो सेल है, एज सेल प्लस फर्स्ट जो मेल गेमिट है वो मिलेंगे, मिल गए। इस क्रिया को बोला जाता है, मिलने की क्रिया को बोला जाता है युग्मक संलयन या साइनगेमी कहा जाता है, या गेमिट फ्यूजन कहा जाता है। इसको सत्य निषेचन भी कहा जाता है। प्रथम नर युग्मक या एक नर युग्मक व अंड कोशिका के मिलने को युग्मक संलयन, सत्य निषेचन ट्यूर फर्टिलाइजेशन, या फर्स्ट निषेचन, प्रथम निषेचन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्रिया जब होती है, नर युग्मक और अंड कोशिका मिलती है, उसके फलस्वरूप एक द्विगुणित जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। द्विगुणित क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? द्विव निषेचन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहा जाता है, द्विव निषेचन नहीं कहा जाता। आगे देखिए, जो दूसरा नर युग्मक था ये मिलेगा इस द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका से। दूसरा सेकंड जो मेल गेमिट है वो सेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियस से मिलेगा। मिलने के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है उसका निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं त्रिक संलयन। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? क्योंकि जो एन है उससे जो केंद्रकों का संलयन होता है यहाँ पे, तो दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से या द्वितीय केंद्र से मिलता है तब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जिसे त्रिक संलयन कहा जाता है। अब देखिए, द्विव निषेचन फिर किसे कहेंगे? द्विव निषेचन बोलेंगे इस युग्मक संलयन व त्रिक संलयन की घटना को द्विव निषेचन कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? द्विव निषेचन कहा जाता है। युग्मक संलयन व त्रिक संलयन की घटना को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार निषेचन हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिला, एक बार दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से मिला, तो दो बार निषेचन हुआ, तब इसको क्या बोला गया है? डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो बोला गया है। तो ये बोलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, हमेशा ही त्रिक संलयन की क्रिया जो है वो पहले होगी। त्रिक संलयन की जो क्रिया है वो क्या होगी? पहले होती है, अर्थात दूसरा नर युग्मक और केंद्रीय कोशिका है वो पहले मिलती हैं, उसके बाद में जो है ये युग्मक संलयन या सत्य निषेचन की क्रिया होती है। इसमें अगर बात करें पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो 2 से 25 घंटे का समय लगभग अधिकतर पादपों में लगता है। कितना समय लगता है? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन की क्रिया में लगभग 2 से 25 घंटे का समय का अंतराल जो है वो होता है। अंतराल, इंटरवल जो होता है वो इतना होता है। अब देखिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो द्विव निषेचन है ये ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, आवर्तबीजी पादपों के अंदर ही ये उपस्थित होता है। नोट में लिखा है ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, केवल आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट हैं उनके अंदर ही ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो पाई जाती है। अन्य पादपों जैसे जिम्नोस्पर्म, एल्गी एंड फंजाई, इनके अंदर यह नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, उनके अंदर यह क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके अंदर आगे हम बात जो करने वाले हैं वो ये रहेगी कि डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व क्या हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से सुनना इनको, देखिए क्या क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द्विव निषेचन के महत्व की बात करते हैं। द्विव निषेचन की हमने बात कर ली, महत्व की बात। सबसे इम्पोर्टेंट महत्व पहला कि फर्स्ट नर युग्मक जो होता है, फर्स्ट मेल गेमिट है, वो अंड कोशिका से मिलता है, पता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे जाइगोट कहा जाता है, जो द्विगुणित होती है। और इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो वही ना इम्पोर्टेंट बात, अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फिर आगे की संरचना का निर्माण होना
संभव नहीं है। आगे जो बीज का निर्माण होना है वो संभव नहीं है। तो मेल गैमेट्स प्लस एज जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है द्विगुणित, जिससे एम्ब्रियो बनता है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर सेकंड मेल गैमेट जो था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर, द्वितीय केंद्रक से मिलकर क्या बना रहा था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा था, अर्थात भ्रूणपोष केंद्रक बना रहा था जो त्रिगुणित था। ठीक है, इतनी बात पढ़ ली। फिर महत्व क्या हुआ, महत्व ये हुआ इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे चलकर एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, बन गया। फिर क्या महत्व हुआ, फिर महत्व ये हुआ ये भ्रूणपोष जो होता है वो इस एम्ब्रियो या भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है, अर्थात भ्रूणपोष के अंदर वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो एम्ब्रियो के लिए पोषण का काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी दो महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक तो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका महत्व पहला युग्मक संलयन होता है, फिर त्रिक संलयन होता है, और इन दोनों को मिलाकर ही हमने क्या बोला था, डबल फर्टिलाइजेशन बोला था। तीसरा देखिए, बीज जो है, बीज की सीड्स, बीजों की जीवन क्षमता जो है वो किस पे निर्भर करती है, युग्मक संलयन व त्रिक निषेचन पर निर्भर करती है, युग्मक संलयन व त्रिक निषेचन पर निर्भर करती है। और ये दोनों किसके अंदर होती हैं, क्रियाएं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होती हैं। इसके बाद देखिए एंडोस्पर्म, बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। भ्रूणपोष, तीन महत्व आपको बता दिए मैंने। भ्रूणपोष की बात करते हैं। तो देखिए भ्रूणपोष जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा, नर युग्मक जब केंद्रक कोश द्वितीय केंद्रक कोशिका से मिलता है तो तृतीय भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और उसके डेवलपमेंट से उसके बाद जो है भ्रूणपोष का परिवर्धन होता है। तो ये तो भ्रूणपोष का जो परिवर्धन है वो हो चुका है। भ्रूणपोष जो होता है ये एंजियोस्पर्म में फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका जो निर्माण है आवर्तबीजी पादपों में वो निषेचन के दौरान होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म या अनावर्तबीजी में जब हम बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावर्तबीजी में जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है निषेचन से पहले हो जाता है और ये अगुणित होता है। भ्रूणपोष का निर्माण अनावर्तबीजी पादपों में निषेचन से पहले होता है जो अगुणित होता है, लेकिन आवर्तबीजी पादपों में अगर हम लोग बात करें तो एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के दौरान, एंजियोस्पर्म में फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के दौरान ये भ्रूणपोष है, इसका निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं कार्य क्या होता है इसका। तो अभी बताया आपको, एम्ब्रियो को पोषण देना होता है, भ्रूण को पोषण देना होता है। इसके अलावा अब अगर आगे हम बात करते हैं तो देखिए विकास की प्रक्रिया के आधार पर इसके जो डेवलपमेंट का सिस्टम, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट डिवाइडेड किया, इसको डिवाइड जो है वो किया गया है। एंडोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रकीय अर्थात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है कोशिकीय अर्थात सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड लास्ट है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इन तीनों की हम अभी विस्तार से बात करेंगे। देखिए तो तीनों क्या होते हैं। भ्रूणपोष की, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम लोग बात करते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर समतत्तर केंद्रकीय विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं, समतत्तर केंद्रकीय विभाजन होते हैं, और उसके फलस्वरूप कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कई केंद्रकों का निर्माण जो है वो हो जाता है। ये जो केंद्रक होते हैं ये परिधि पर विन्यासित रहते हैं। कहाँ पर विन्यासित रहते हैं, परिधि पर। देखिए इस प्रकार से ये संरचना होती है। यहाँ पर इस प्रकार से भ्रूण जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से परिधि की ओर विन्यासित रहते हैं। कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और ये इस प्रकार से
जो है परिधि की ओर विन्यासित रहते हैं। ठीक है, ये जो है कोशिका द्रव है। ठीक है, इस कोशिका द्रव के अंदर ये परिधि की ओर विन्यासित रहते हैं और केंद्र को और मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। मध्य में क्या बन जाती है? एक बड़ी जो है रिक्तिका बन जाती है। ये तो हो गया भ्रूण हो गया। ठीक है, ऊपरी ऊपर भ्रूण। ये जो मैंने आपको दिखाई है केंद्रक हो गई। ठीक है, और ये बीच में जो है रिक्तिका, बीच में क्या है? बड़ी रिक्तिका बन जाती है और ये क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समतंत्र केंद्रक विभाजन होने के कारण कई केंद्रक बनते हैं जो परिधि पर विन्यासित रहते हैं, परिधि की ओर, लेयर की ओर विन्यासित रहते हैं और मध्य में एक बड़ी जो है रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? देखिए, केंद्रक के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक जो है इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे ये कोशिकीय हो जाती हैं। चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? कोशिकीय हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको बात है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं आवर्तबीजी में, तो 56% पादपों के अंदर यह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही पाया जाता है। अर्थात 56% जो पादप है उनके अंदर केंद्रकीय भ्रूणपोष ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे नारियल पानी आपने देखा होगा, नारियल जब हम लेते हैं तो उसकी जो चिटकी होती है वो नहीं, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक स्थित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष बोला जाता है नारियल के पानी को। अब होता क्या है, देखिए, इस केंद्रकीय भ्रूणपोष में द्रव भरा रहता है, लिक्विड जो है वो भरा रहता है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक हैं वो तैरते रहते हैं। इसलिए केंद्रकीय भ्रूणपोष को लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिक्विड एंडोस्पर्म भी या द्रव जो है भ्रूणपोष भी बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे इसके दो जो प्रकार हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोवियल एंडोस्पर्म के हम बात अगले पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा।